Hey everyone, this is प्रेम एजुकेशनल हाइक्स के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये आपके क्लास 9 से लेके क्लास 12 के हर एक क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मैं चाहता हूं कि जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, तो आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को एक बार साइड में रखकर एकदम क्लियर माइंड से इस टॉपिक को स्टार्ट करो और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड आई कैन इवन बेट कि आपने इससे ज्यादा छोटी वीडियो और इससे इजी एक्सप्लेनेशन मोल कॉन्सेप्ट पर पूरी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। ओके, हम पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटी सी चीज से आपको बताऊंगा और मोल कॉन्सेप्ट यूं चुटकियों में समझ में आएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, तो एक रिएक्शन लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है वाटर बनाने का। आपको पता है वाटर कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तब जाकर H2O यानी वाटर मिलता है। यानी इसका रिएक्शन हो जाएगा H2 प्लस O गिव्स अस H2O, मतलब हमें वाटर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, आपको पता होता है। ओके, अच्छा मान लो हमें थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए, मतलब इतने पानी से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, अब हमें और पानी बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हमने जो हाइड्रोजन का 2 एटम लिया है, इसको 2 बार ले लेंगे, यानी 2H2 ले लेंगे। और ऑक्सीजन का एक ही एटम था तो हम उसको O2 कर देंगे। ठीक है, 2 बार ले लिया हमने, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी हमारा ज्यादा पानी हमें चाहिए था, हमें ज्यादा पानी मिल गया। चलो ठीक है, ये हमारा दूसरा रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो इस रिएक्शन को आप 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। यस, 2 तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। कौन सा 2 तरीका है? पहला तो हम इसे नंबर्स में लिख सकते हैं। इस रिएक्शन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं इस रिएक्शन में। जैसे अगर हमें इसे नंबर्स में लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे ना यार कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल कब बनता है? जब 2 एटम मिल जाए। तो H2 है, मतलब H के 2 एटम है। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल यहां पर है ना, 2H2 है। तो भाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये है हमारा नंबर्स में जब हम इसे लिखेंगे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने बता दिया कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं, तब जाकर हमें कितना पानी मिला है, कितना वाटर मिला है। क्लियर है? इसे हम दूसरी तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके वजन के टर्म्स में, कि भाई हाइड्रोजन का कितना वजन है, ऑक्सीजन का कितना वजन है, और इन दोनों से मिलकर कितना वाटर हमें मिला है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। ठीक है, अगर हम इसे मासेस में एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे करेंगे? आपको पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये 1U होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 16U होता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू जब हम इस रिएक्शन में रखेंगे ना, तो हमें क्या मिलने वाला है? बिल्कुल ऐसा इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। यहां पर H2 है, यानी 2 हाइड्रोजन है, 1 प्लस 1। ठीक है, तो 2H2 का तो काम हो गया। अब O2 भी 2 है, दिख रहा है ना आपको, प्लस O2 भी 2 है, तो O यानी ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होता है। 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16 हो जाएगा हमारा कितना? 32। तो भाई हम इसको मासेस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 यूनिट, और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया हमारा? 16 प्लस 16 32 यूनिट, और ये मिलकर हमें 36 यूनिट ऑफ वाटर देते हैं। ठीक है, ये हमारा मासेस के टर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया कि भैया 4 यूनिट हाइड्रोजन 32 यूनिट ऑक्सीजन से मिलता है, तो हमें 36 यूनिट ऑफ वाटर मिलता है। लेकिन अगर आप किसी भी रिएक्शन को देखें, जैसे यही केमिकल रिएक्शन है, अगर आप इसे ध्यान से देखें ना, तो एक केमिकल रिएक्शन हमें बताता है कि भाई उस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे हमें साफ साफ दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ना। तो भाई इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस करना ज्यादा कन्वीनियंट माना जाता है, ज्यादा आसान माना जाता है, और इसलिए हम जब कभी भी किसी भी रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, ताकि हमें पता हो कि उस रिएक्शन में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अब भैया
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। मतलब आप समझो कि ये मेरा फोन है, ठीक है, और अगर इस फोन में मुझे ये पता करना हुआ कि कितने एटम से मिलकर ये फोन बना है ना, तो करोड़ों एटम से मिलकर मेरा ये फोन बना है और हम पता ही नहीं लगा सकते। तो भाई जब बहुत बड़ी संख्या में कुछ काउंट करना हो ना, तो वहां पर हम एक नया यूनिट यूज करते हैं जिसको हम मोल कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और वहीं पर एक ग्रास में अगर हम देखें तो 144 केले आते हैं। ये बहुत छोटी यूनिट होती है, 1 दर्जन केवल 12 ही आएंगे, एक ग्रॉस केवल 144 ही आएंगे। तो इन यूनिट्स को हम अपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करोड़ों की संख्या में होते हैं। इसलिए यहां पर आता है एक नया यूनिट जिसको हम मोल कहते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 यूनिट्स होते हैं, 12 केले होते हैं, एक ग्रास में 144 यूनिट्स होते हैं या 144 केले होते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट्स होते हैं। ओके, तो हमने अब तक ये सीखा है कि एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं। जैसे 1 दर्जन में कितने केले आते हैं, ये फिक्स है, 12 केले आएंगे। एक ग्रास में कितने केले आते हैं, फिक्स है, 144 केले आते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक मोल में फिक्स है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स, या हम कुछ भी ले रहे हो, केले ले रहे हो, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 केले आएंगे। ये नंबर फिक्स है। तो हमने ये तो जान लिया कि एक मोल में कितने नंबर्स आते हैं। अब अगर आपको अब भी ना समझ में आ रहा हो और आप ये बोलो कि भैया आज तक हमने सारी चीजें ग्राम्स में तौल कर पढ़ी है, आप ये बताओ कि एक मोल बराबर कितने ग्राम होते हैं, एग्जैक्टली बताओ। तो भाई इस चीज के लिए आपको एक इक्वेशन हमेशा अपने दिमाग में रखना है। क्या है इक्वेशन? इस इक्वेशन को इसलिए भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि आपके एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से पूछे गए हैं एंड प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है कि अगर हमें किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के एक मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिलेटिव मास ऑफ दैट एटम एंड मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। इस इक्वेशन को नोट करो, मैं तुमको समझाता हूं इस इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो, अगर हमने रिलेटिव मासेस तो निकालना सीखा है ना, आपने सीखा होगा कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अगर नहीं सीखा तो ऊपर वीडियो की लिंक आ रही होगी, वहां पर जाकर चेक कर लो। हमने बहुत आसान तरीके से बताया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनका रिलेटिव एटॉमिक मास आपके सामने दिया गया है। हमने देखा कि भाई एक मोल किसी भी एटम और मॉलिक्यूल का हमेशा बराबर होता है उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट यानी यू में नहीं बल्कि ग्राम्स में। जैसे देखो, आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 यू है। अगर अब हमसे कहा गया कि भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ग्राम्स में कितने के बराबर होता है, तो आप सीधा लिख सकते हो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16, लेकिन यू ना लिखकर हम सीधा ग्राम लिख देंगे। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन आते हैं। आप 1 मोल ऑक्सीजन ले लो और उसको जब तराजू में रखकर तौलोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये 16 ग्राम है। चलो एक और हम एटम लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं इस बार हम, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है? वो 1 यूनिट है कि नहीं है? तो हमने ये जाना है कि भाई 1 मोल किसी का उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है, बस यू की जगह ग्राम लिखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 यूनिट है। अब आपसे कोई पूछे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ग्राम्स में कितने के बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 1, तो 1 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को तराजू में ले जाकर तौलोगे, मेजर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें केवल 1 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे ही एक और लेते हैं हम, कार्बन लेते हैं इस बार, और आपको पता है कि जो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है? 12 यूनिट है। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि भैया 1 मोल ऑफ कार्बन को ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा,
कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, लेकिन यूनिट ना लिखकर हम उसे ग्राम में लिख देंगे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन विल ऑलवेज कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये फंडा हो गया मासेस का, आपने ये भी समझ लिया है। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि भाई जैसे एक दर्जन में 12 केले आते हैं, एक ग्रॉस में 144 केले आते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 केले या नंबर्स आते हैं। और ये जो नंबर है ये हमेशा फिक्स्ड होता है। एक दर्जन में 12 केले आते हैं, ये नंबर फिक्स है। एक ग्रॉस में 144 केले आते हैं, ये नंबर फिक्स है। बिल्कुल वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स आते हैं और ये फिक्स है। और इस फिक्स्ड अमाउंट को हम एवोगेद्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे अमेदेव अवोगेद्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। और इसे हम आप इसे ए और छोटा n से भी डिनोट कर सकते हो या n और नॉट से भी डिनोट कर सकते हो। इसको हम एवोगेद्रो नंबर या एवोगेद्रो कांस्टेंट कह सकते हैं। समझ में आया? अब ये जो आपका यूनिट है ना मोल, अब ये केवल नंबर्स तक सीमित नहीं है। हमें पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स होते हैं। केवल यहीं तक मोल का काम नहीं है भैया। मोल का जो वजन होता है ना वो भी हमेशा फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है? जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो तुम वजन निकालोगे ना वो हमेशा फिक्स होता है, चाहे कितने भी एटम्स हो उसके अंदर। लेकिन अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है उसका वजन फिक्स होगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है उसका वजन फिक्स होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन है उसका भी वजन फिक्स होगा। कोई मॉलिक्यूल है जैसे H2O, तो 1 मोल ऑफ H2O इसका भी वजन हमेशा फिक्स होता है। जैसे दर्जन में क्या होता है, अगर हम जाएं दुकानदार के पास और कहें कि हमें 1 दर्जन केले चाहिए, तो वो आपको गिन के 12 केले दे देगा, वो आपको तौल के नहीं देगा, चाहे केले पतले हो या केले मोटे हो। ठीक है? तो भाई दर्जन और ग्रॉस के मुकाबले मोल यहां पर और भी अच्छे से काम करता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वजन भी मोल से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 1 मोल ऑफ एटम होता है या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है भैया? एक लाइन में एक इक्वेशन याद रखो। इस इक्वेशन को मैंने पहले भी बताया है कि भाई 1 मोल ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि अगर हमें किसी एटम के 1 मोल का वजन निकालना हुआ ना तो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है। बस हम ग्राम लगा देते हैं यू हटा के। जैसे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 16 है। अगर हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना हुआ ना तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। वैसे ही नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 14 है। अगर हमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास निकालना हुआ तो कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। बस यू हटा के ग्राम लगा देंगे। ऐसे ही हमें 1 मोल ऑफ कार्बन निकालना हुआ तो भैया कार्बन का भी जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसको लिखेंगे, उसके आगे ग्राम लगा देंगे। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 12 और 12 ग्राम हो गया हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन का वजन। ठीक है? तो ये जो निकल रहा है ग्राम्स में ना, इसको हम मोलर मास कहते हैं या ग्राम एटॉमिक मास भी आप कह सकते हो। ठीक है? तो आपके केमिस्ट्री में अगर आपसे कहा जाए कि मोलर मास निकालना है तो 1 मोल का वजन निकाल लो। मान लो आपसे कह दिया जाए कि भाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो आप क्या करोगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू फिक्स्ड होती है। कैसे फिक्स्ड होती है? बराबर होती है उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के, लेकिन फर्क इतना कि केवल ग्राम में लिखा जाता है। ठीक है? तो भैया ये जो वैल्यू हम ग्राम्स में निकाल रहे हैं इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं या इसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं। ऐसे ही आप मॉलिक्यूल का भी मोलर मास निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 मोल ऑफ H2O का वजन निकालना है या मोलर मास निकालना है तो क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं, H2 यानी 1 + 1 2, O यानी 16, तो 16 + 2 हो जाता है 18। और इस तरीके से 1 मोल ऑफ H2O हो गया हमारा 18 ग्राम्स का। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो। 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर होता है किसके? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 12 मिलके कितने हो जाएंगे? 28, तो 28 ग्राम। तो ये जो ग्राम में निकल रहा है ना ये मॉलिक्यूल का मोलर मास है।
हमने जो ऊपर निकाला था वो एटम का मॉलिक्यूलर मास निकाला था, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ किसी भी एटम का या 1 मोल ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल का हमेशा फिक्स होता है, इसलिए भैया मोल का यूज यहां पर होता है। और ये जो मोल वर्ड है ना, ये लैटिन से लिया गया। लैटिन में एक वर्ड होता है मोल। मोल का मतलब होता है किसी चीज का ढेर या किसी चीज का इकट्ठा। और ओस्टवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत भारी संख्या में होते हैं उनको काउंट करने के लिए इस मोल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, और यहीं पर हमारा मोल कॉन्सेप्ट एक टॉपिक बन गया आपके केमिस्ट्री में। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा टॉपिक है ना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए एजुकेशनल हाइक्स पर। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। जय हिंद।